ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यूरोप एंड इंडिया। क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूरोप एंड इंडिया। तो यूरोप एंड इंडिया में यहाँ पे जैसे यूरोपियन पीपल आए थे इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया था, किस तरीके से किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें स्टडी करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने क्या देखा था कि मटेरियल सोर्स, ओरल सोर्स, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, रिटर्न सोर्स। तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुई, क्या इम्प्रूवमेंट हुई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। जैसे मटेरियल सोर्स आपका आता, मटेरियल सोर्स में भी हमने देखा था कि उन्होंने क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किया था, मटेरियल्स में कैसे कैसे उन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह बनाए थे। फिर ओरल सोर्स में देखे तो ओरल सोर्स में हमारा ऑडियो विजुअल फिल्म, ये सारी चीज़ें आई थी। रिटर्न सोर्स में देखे तो हमने बुक्स भी बहुत सारे लिखे थे। तो ये सारे जो चीज़ें होते हैं हमने फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कर लिया था। अब यहाँ पे आपको दिया है कि उस पीरियड में, वो तो हमने मॉडर्न वो चीज़ें चेंजेस हुए, लेकिन उस पीरियड में जो इवेंट्स हुए, जो चीज़ें हुई, वो किस तरीके से हुए और किस टाइम पे हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो दिया है, ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द वेरियस एंड द हैपनिंग इन द यूरोप हैड इज द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। Therefore, while the studying the period of the modern India history, we have to study the event in the happening the Europe during this पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि यहाँ पे हम इंडिया हिस्ट्री में पढ़े, पर उसके साथ साथ उसके उस बीच में क्या होने वाला, इस पीरियड में क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है द पीरियड ऑफ रिनाइसिस। रिनाइसिस दैट मीन्स की रीबर्थ, नया जन्म बोलते हैं ना, नया जन्म। इन द हिस्ट्री ऑफ द यूरोप, अभी क्या दिया है यहाँ पे देखो, इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप द लास्ट फेज ऑफ मिडविल पीरियड दैट इज 13 to 16 सेंचुरी इज नोन एज द पीरियड ऑफ रिनाइसिस। मतलब कौन से पीरियड को बोलते थे? 13 to 16 सेंचुरी को क्या बोलते थे? पीरियड ऑफ रिनाइसिस, दैट मीन्स पीरियड ऑफ रीबर्थ। ड्यूरिंग दिस पीरियड, उसके बाद क्या दिया है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द रिफॉर्मेशंस, रिलीजन्स, रिफॉर्म मूवमेंट एंड जोग्राफिकल डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इरा। तो ये सारे जैसे रिलीजन्स हो गए, रिफॉर्मेशन मूवमेंट हो गए, जोग्राफिकल डिस्कवरी, तो ये सारी चीज़ें इस मॉडर्न इरा में हुए थे। एंड दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ रिनाइसिस। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ रिनाइसिस के साथ साथ क्या बोलते हैं? एज ऑफ रिनाइसिस। ठीक है, एज ऑफ रीबर्थ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसफी एक्सेट्रा। इसके साथ साथ ये तो रिफॉर्मेशन सब कुछ हुआ था, बट उसके साथ साथ आर्किटेक्चर्स पे, फिलोसफी में भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ अ ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशंस। उसमें किसका बीच में राइवल हो गया था? ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन विच गिव द मोमेंट इन ओवरऑल द डेवलपमेंट। तो इन लोगों का देखें तो इम्पोर्टेंट रोल है ग्रीक और ये सारी डेवलपमेंट आर्किटेक्चर और फिलोसफी के फील्ड में। एंड ड्यूरिंग द रिनाइसेंस ऑफ द ह्यूमैनिटिज्म, दैट मीन्स इंसानियत हम जिसे बोलते हैं, वो इंसानियत भी डेवलप हुआ था और वॉज गिवन टू बी द ग्रेट इम्पैक्ट। दैट मीन्स वो इंसानियत के लिए, लोगों को इंसानियत तो था, उनकी इंसानियत में हेल्प करते थे, कोई बीमार है, कोई नहीं, उनको हेल्प करते थे, लेकिन साथ साथ में क्या करते थे? ग्रेट इम्पैक्ट, उनको साथ साथ में क्या करते थे? मोटिवेट भी करते थे। क्या करते थे? मोटिवेट भी करते। देयर वॉज अ चेंज इन द आउटलुक, देर वॉज अ चेंज इन द आउटलुक ऑफ ट्रीटिंग टू ईच अदर। जब ये लोग ह्यूमन बींग को एकदम अच्छे तरीके से ट्रीट करने लगे तो उन लोगों में चेंजेस दिखाने लगे। तो उन लोगों में, जैसे हमारे रिलीजन्स में आइडियोलॉजी मानते हैं, तो वैसे उन्होंने उन लोगों को क्या कर लिया था? आइडियोलॉजी मांग लिया था कि अरे हाँ, ये तो बहुत हेल्पफुल है, ये तो एकदम अच्छे दिल के इंसान है, ये सारी चीज़ें। इंस्टेड ऑफ रिलीजन द मैन बिकम द सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑल आइडियोलॉजीज। तो उस टाइम भगवान से ज़्यादा लोगों को मानने लगे थे। ठीक है, उनको तो भगवान को याद करते थे, पर उनकी भी लोग ऐसे ही ट्रीट करते थे क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे तरीके से लोगों से बात करते थे, व्यवहार करते थे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया है देखो, रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड ऑल थ्रू आउट ऑल द सेक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, अब ये तो हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ इसमें ही इम्प्रूवमेंट, हर एक सेक्टर में, हर एक सेक्शन में, हर एक फील्ड में इम्प्रूवमेंट हुआ था। जैसे आपके नॉलेज हो गए, फिर साइंस हो गया, साइंस में अलग अलग सेक्शंस आते हैं, आर्ट होते हैं, आर्ट में अलग अलग सेक्शंस आते हैं, कैन बी डिस्कवर एंड वी कैन ऑब्जर्व एंड डिस्कवर द रिफॉर्म मूवमेंट। द आर्ट एंड लिटरेचर, उसके बाद आपको दिया है द आर्ट एंड लिटरेचर रिनाइसेस द पीरियड डेपिकेट एंड द सेंटिमेंट एंड इमोशंस ऑफ द ह्यूमन में।
तो आर्ट और ऐसे आर्ट बनाते, ऐसे लिटरेचर्स लिखते थे, ऐसे इन लोगों ने बहुत किया था कि जैसे इंसान उनको देख के क्या हो जाता था, सेंटीमेंट, एकदम इमोशन में आ जाता था, इतना खो जाता था उसमें, ठीक है। एंड द लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड इन द लोकल लैंग्वेज फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द कॉमन पीपल। जो उन्होंने लिटरेचर बनाए थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने लैंग्वेज में था, ऐसा लोकल लैंग्वेज बनाया था ताकि लोगों को क्या हो जाए, समझ आए। ड्यूरिंग 1415 AD, ठीक है, ड्यूरिंग 1415 AD द जॉन गुटेनबर्ग from the Germany discovered the printing press. Due this discovery, a new ideas, concept and knowledge reached all the section of the society. तो इस इरा में 1415 में जॉन गुटेनबर्ग ने क्या किया था, फ्रॉम जर्मनी, वो कहाँ से थे, जर्मनी से डिस्कवर किया था प्रिंटिंग प्रेस। क्या, प्रिंटिंग प्रेस, वो प्रिंटिंग, ड्यू टू दिस डिस्कवरी द न्यू आइडियाज, कॉन्सेप्ट, द नॉलेज रिच ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो उस प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू हर एक सोसाइटी के हर एक सेक्शन में नॉलेज, जो भी चीज़ें थे वो अच्छे से इजिली अवेलेबल हो जाती थी। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया था रिलीजन्स रिफॉर्म मूवमेंट। रिलीजन्स रिफॉर्म मूवमेंट में आपको क्या दिया है, देखो, द इंडिपेंडेंट एंड इंटेलेक्चुअल, क्या दिया है, द independent intellectual attacked the old religion's ideology of a Roman Catholic Church। ये कहाँ पे हुआ था, रोमन कैथलिक चर्च, जो कैथलिक क्रिश्चियंस लोगों का चर्च होता है वहाँ पे। द क्रिश्चियंस प्रेस्ड were the taking the advantage of the ignorance of the people and were the इनब्लग इन अननेसेसरी रिचुअल्स। वो लोग अब कोई अननेसेसरी रिचुअल्स नहीं मानते थे और लोगों को इग्नोर करते थे। तो वो एडवांटेज, जो वर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल, लोगों को इग्नोर करते थे, उनके अननेसेसरी, उनके जो मतलब बेकार के बोल सकते, बेकार कहते, जो मीनिंगफुल रिचुअल्स नहीं थे, जो मीनिंगफुल बोल सकते हैं कि रीति रिवाज नहीं थे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। दे लूटेड, यहाँ पे क्या दिया, दे लूटेड द पीपल इन द नेम्स ऑफ द रिलीजन्स। वो लोगों को क्या करते थे कि उनके रिलीजन से जज करते थे, उनके कास्ट से जज करते थे। द मूवमेंट इज द बिगिन टू बी अगेंस्ट, तो वो लोग अभी किसी के हम कास्ट से जज करेंगे तो हमें हर्ट होगा, तो वो कास्ट, तो हर एक कास्ट अपना अपना ही साथ देगा, उसके अपोजिट तो साथ देगा नहीं। तो जैसे यहाँ पे आप एम हो, यहाँ पे एच हो, यहाँ पे हिंदी और मुस्लिम कास्ट है, तो अगर रहे तो फाइट करें, मुसलमान एक साइड हो जाएंगे, हिंदू, तो वो कास्ट पे लेते थे तो कास्ट पे बहुत ज़्यादा फाइटिंग होता था, सब लोग अपना अपना ही साथ देते थे, ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई थी, ठीक है यहाँ पे। तो बट उसको उन्होंने क्या किया था, चेंज किया था। तो यहाँ पे द मूवमेंट इज द बिगिन टू बी अगेंस्ट, इट इज नोन द रिलीजन्स रिफॉर्म मूवमेंट, एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट द ह्यूमन फ्रीडम ऑफ रैशनलिज्म एंड गेन आर द मोर इम्पोर्टेंट्स। तो ये रिलीजन से जैसे वो लोग फ्री हुए, तैसे सब लोग एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देने लगे, एक दूसरे को समझने लगे कि हाँ भाई रिलीजन इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इम्पोर्टेंट है, ह्यूमैनिटिज्म इम्पोर्टेंट है, इंसानियत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिली थी इस इराज में। उसके बाद आपको है जोग्राफिकल डिस्कवरीज, क्या दिया है यहाँ पे, जोग्राफिकल डिस्कवरीज इन 1453, क्या दिया जोग्राफिकल डिस्कवरीज इन 1453 AD the Ottoman Turks conquered the constitutional इस्तानबुल, और ये कहाँ पे हुआ था, इस्तानबुल में, which was the capital of Byzantine Empire, ठीक है, बाइनेटियन एम्पायर, कहाँ का है, बाइनेटियन एम्पायर। द ओवरलैंड ट्रेड रूट जॉइनिंग एशिया यूरोप वेंट थ्रू दिस सिटी सिंस द टर्क्स ब्लॉक द दिस रूट। तो टर्क क्या किया था, जैसे यहाँ से जो रूट पास होता था वो एशिया यूरोप सब जगह जाता था, हर उसके सिटी में। तो लेकिन सिंस द टर्क्स ब्लॉक दिस रूट देयर वाज नीड ऑफ द फाइंडिंग टू बी द अल्टरनेटिव ट्रेड रूट फॉर द यूरोपियन। जब उन्होंने ट्रेड का मतलब, जैसे अभी क्या था इस्तानबुल में, क्या था कि इस्तानबुल कहाँ है, देखो, ओटमन ट्रक कॉन्क्यूर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इस्तानबुल, ये इस्तानबुल में एक जगह थी, ठीक है, वहाँ पे लोगों के पास अथॉरिटी थी कि ट्रेड करने के लिए, पास करने के लिए रास्ता दिया जाए, तो वहाँ उनका एक कैपिटल था। कैपिटल क्या था, देखो यहाँ पे आपको कैपिटल दिया है, कैपिटल का नाम क्या था, बेंस्टाइन एम्पायर। बेंस्टाइन वाज द ओवरलैंड ट्रेड रूट जॉइनिंग, तो बहुत बड़े एरिया में वो उन्होंने ट्रेड ज्वाइन किया था, किससे, एशिया और यूरोप से।
वेंट, जो एशिया यूरोप से जो ट्रेड ज्वाइन किया था, और वो ट्रेड कहाँ तक जाता था, उनके सिटी के पास। पर कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या कर दिया था, उसको ब्लॉक कर दिया। टर्क्स ने क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। जब टर्क ने रोड को ब्लॉक कर दिया तो अभी ज़रूरत पड़ गई, ट्रेड तो करना है, ट्रेड रूट तो चाहिए, ट्रेडिंग तो करना है हमें, तो उनको नए रूट चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था, देन यहाँ पे क्या दिया, देन नीडेड द फाइंडिंग द अल्टरनेटिव ट्रेड रूट फॉर द यूरोपियन कंट्री रीच एशिया। तो उन्होंने एक नया ट्रेड रूट निकाला था जो यूरोप से डायरेक्ट कहाँ पे पहुंचते हैं, एशिया में। दिस इज लीड टू विद द न्यू फेज ऑफ जोग्राफिकल डिस्कवरी। तो इस तरीके से ट्रेडिंग में भी उन्होंने अपना एक मतलब इम्पोर्टेंस, अपना हेल्प किया था कि किस तरीके से हम रूट अपना डिस्कवर कर सकते हैं, योगदान बोल सकते हैं। तो एक नया रूट बनाया था, तो जोग्राफिकल डिस्कवर, इस तरीके से जोग्राफिकल डिस्कवर इम्पोर्टेंट किया था, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको देखो बहुत सारी चीज़ें भी दी है बॉक्स में। सी यहाँ पे क्या दिया है, वेट, यहाँ पे आपको क्या दिया, लियोनार्डो दा विंसी, he is recognized in all the round of personality of the period of Renaissance. He was the well versed in the different branches and the science and art. ठीक है, ये बहुत अच्छे वेल पर्सन थे, वेल नॉलेज थे, ऑल ओवर राउंडर थे, जिसको साइंस और आर्ट का बहुत अच्छे से नॉलेज था। एंड ही हैड मास्टरी ओवर द वेराइड सब्जेक्ट सच एज द स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, इंजीनियर्स, म्यूजिक, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा। मतलब बोलते वर्सटाइल पर्सन थे कि हर एक चीज़ का उनके पास नॉलेज था। बट ही बिकम द वर्ल्ड रीऑन एज अ पेंटर। वो वर्ल्ड को किसकी तरह से करना चाहते हैं, रिऑन करना चाहते थे एज अ पेंटर की वजह है। ही हैज पेंटिंग द ऑफ मोनालिसा द लास्ट ऑफ सुपर बिकम इमोर्टल। तो इन्होंने जो मोनालिसा पेंटिंग है वो किसने, इन्होंने ही डिस्कवर किया था। द लास्ट ऑफ सुपर बिकेम इमॉर्टल, ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई थी। इतने अच्छे टैलेंटेड वर्सटाइल पर्सन थे। उसके बाद यहाँ पे देखो जोग्राफिकल डिस्कवरीज में भी बहुत सारे हमें पॉइंट दिया है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, हाँ, जोग्राफिकल डिस्कवरी में भी यहाँ पे देखो बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं कि कहाँ कहाँ से उन्होंने रूट फाइंड किए थे, किस वे से, किस सेंचुरी में, किस ईरा टाइम में फाइंड किए थे। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखो, ड्यूरिंग, क्या दिया देखो, ड्यूरिंग द 15th century द यूरोपियन सेलियर्स वेंट टू विद द एक्सपेडिशन डिस्कवरी ऑफ द सी रूट और टू इंडिया। क्या फाइंड किया था, सी रूट फाइंड किया था, कहाँ से, इंडिया से, इट्स टू द इंडिया। इन 1487 AD द बर्टोमे डिसा, अ पोर्टुगीज अ सेलर, बिगेन हिज एक्सपेडिशन द सर्च ऑफ इंडिया। तो उन्होंने इंडिया का सर्च किया था, बट द रीच ड्यू टू द टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो पर उस सर्च करते करते कहाँ पे सर्च कर रहे थे, पर सर्च करते करते कहाँ पे पहुंच रहे थे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एंड विच वी नो एज द कैप ऑफ द गुड होप, जिसे हम अभी के नाम से क्या जाते हैं, कैप ऑफ गुड होप। उसके बाद उन्होंने 1492 में एडी द क्रिस्टोफर कोलंबस सेट द जर्नी टू द इंडिया। उन्होंने कहाँ का जर्नी सेट किया था, इंडिया का, बट sailing toward the west but due to reach on the eastern coast of continent of America। सबने जर्नी कहाँ का सेट किया, इंडिया का, बट पहुंच कहाँ जाते थे, कहीं और। कहाँ पे पहुंच जाते थे, कहीं और। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे पोर्टुगीज द सेलर वास्को डी गामा 1498 का 1498 पोर्टुगीज सेलर वास्को डी गामा मैनेज टू द सेल एंड पास द कैप ऑफ गुड होप एंड रीच द इंडियन कोस्ट इन कलकत्ता। तब उन्होंने गुड होप पहुंचे, गुड होप से फिर कहाँ पे पहुंचे थे, इंडियन कोस्ट ऑफ कलकत्ता। तो फाइनली किसने खोज किया था इंडिया का सी रूट ट्रेड, वास्को डी गामा ने, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना खोज किया था। उसके बाद आपका क्या आता है, द इंटेलेक्चुअल क्या है, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। Due to the change during the Renaissance period, the Europe proceeded from the medieval modern age. Intellectual revolutions took place in the same period. The society starts stepping out of the past of ignorance and blind faith. तो उन्होंने फिर क्या कर दिया, जो ब्लाइंड फेथ है ये सारी चीज़ों को क्या करने लगा, धीरे धीरे इग्नोर करने लगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिया है, द
प्री स्टैब्लिश्ड, उन्होंने एक अलग कस्टम निकाला था, ट्रेडिशन निकाला, केम टू बी द सीन फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. All these changes is the address of intellectual revolution which gave the further movement of the scientific discovery in यूरोप. तो ये सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज किसकी वजह से? यूरोप में हुआ था. कि वो लोग पहले कैसे ब्लाइंड फेथ था, उन लोगों में ब्लैक मैजिक ये सारी थी, पिछली जाति ये जाति ये सारी चीज़ें लोगों को, तो ये सारे उन लोगों में इस चीज़ों को चेंज किया था, उनको उनके माइंड से गलत चीज़ें निकाल के अच्छी चीज़ें बनाते. तो वो थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट था कि इतना बड़ा व्यू चेंज करना, इतने सालों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना, वो हमारे लिए क्वाइट डिफिकल्ट था. बट फिर भी उन लोगों ने यहाँ पे दिया है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हैव सीन, तो उन्होंने कैसे भी करके उनको चेंज किया था. तो उसको हमने क्या बोला? इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन अ यूरोप. उसके बाद आपका आता है, ठीक है, रिवोल्यूशन इन अ पॉलिटिकल स्पीयर. क्या दिया है? रिवोल्यूशन इन अ पॉलिटिकल स्पीयर. तो पॉलिटिकल स्पीयर में क्या दिया है? इन अर्लियर स्टेज ऑफ द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप मेनी पॉलिटिकल चेंजेस लाइक, यहाँ पे मेनी पॉलिटिकल चेंजेस टुक प्लेस, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे ड्यू टू दिस वेरियस रिवोल्यूशनरी इवेंट्स ड्यूरिंग द 18th एज वेल एज द 19th सेंचुरी. कब? 18th और 19th सेंचुरी के बीच में. दिस पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस. 18th और 19th सेंचुरी को हम क्या बोलते हैं? एज ऑफ रिवॉल्यूशन. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ डेवलपमेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड. और ये कब हुआ था? पार्लियामेंट में हुआ था, लेकिन कब? डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड, जब डेमोक्रेसी क्रिएट हुआ था. कहाँ पे? इंग्लैंड में. And there was a change in the form of the cabinet system, the Bill of Rights 1689, the lead of limitation. तो उस टाइम उन्होंने हर एक चीज़ के लिए, हर एक बिल के लिए क्या दिया था? लिमिटेशन सेट किया था. लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द किंग. सबका क्या कहते हैं? एक पावर जो रहता है उनका, सबका क्या किया था? किंग का पावर का एक लिमिट कि भाई तुम इतना ही कर सकते हो, इतना ही तुमको अथॉरिटी है करने की. द सर्वेचुरिटी ऑफ द पार्लियामेंट वॉज स्टैब्लिश्ड. इस तरीके से पार्लियामेंट क्या किया था? उन्होंने स्टैब्लिश्ड किया था. उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया था? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. क्या दिया है? द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या है? द बैकग्राउंड ऑफ रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन यूरोप. इट इज इक्वल इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. जैसे रिवोल्यूशनरी एक्ट हुआ, सेम उसी तरह इक्वलिटी अगर हम इक्वली कंपेयर करेंगे तो इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट किसके लिए था? ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. जैसे अमेरिका लड़ाई कर रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, वैसे इन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्ट स्टार्ट किया था, डेवलप किया था. कहाँ पे? यूरोप में. With the discovery of America and European countries turned their attentions toward to this continent and the impartialize the European countries to control the different region of America. तो ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर पे हुआ था, जब इन्होंने ये ब्रेगर रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, तो उसके थ्रू उन्होंने अमेरिका के कुछ एरियाज में, कुछ रीजन्स में उन्होंने अपना कंट्रोल किया था, स्टैब्लिश देयर कॉलोनीज. तो किसने? यूरोपियन ने अपना स्टैब्लिश्ड कॉलोनीज और एरिया स्टैब्लिश किया था. द इंग्लैंड स्टैब्लिश द 13 कॉलोनीज. इंग्लैंड ने कितना स्टैब्लिश किया था? 13 कॉलोनीज ऑन द ईस्ट ऑफ कोस्ट ऑफ अमेरिका. कहाँ पे? ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका. Initially, the England has a nominal dominate over these colonies, but later the English Parliament, फिर क्या हुआ था? बट वो तो 13 मतलब आधा थोड़ा सा डोमिनेट कर लिया था उनको, अमेरिकन पीपल को. बट क्या होता? द पीपल ऑफ बट यहाँ पे बट लेटर द इंग्लिश पार्लियामेंट लेट ऑब्सेस एंड रेस्ट्रिक्शन एंड टैक्सेस ऑन दिस अमेरिकन कॉलोनीज. तो उन्होंने क्या किया था कि अमेरिकन कॉलोनी से टैक्स, ये सारी चीज़ें रेस्ट्रिकेशंस किया था, ऑब्सेस किया था रेस्ट्रिकेट करने के लिए टैक्स और कॉलोनीज के लिए. ठीक है, क्या किया था? यहाँ पे देखो, डोमिनेट ओवर ऑल द कॉलोनीज, बट लेटर द इंग्लिश पार्लियामेंट हैड द ऑब्सेस एंड रेस्ट्रिकेशंस एंड टैक्सेस ऑन दिस अमेरिकन कॉलोनीज एंड द पीपल इन अमेरिका रिवॉल्ट अगेंस्ट इट. जब उन लोगों से टैक्स वो करने लगे तो अमेरिका के पीपल क्या करते थे? उनके अगेंस्ट जाते थे. द इंग्लैंड डिक्लेयर द वॉर टू द
suppress these colonies. The American colonies organized the army under the leadership of George Washington and finally won the against the इंग्लैंड. तो उन्होंने इसके लिए अगेंस्ट किया, तो फिर उन्होंने अपना आर्मी तैयार किया था किसके अंडर में, जॉर्ज वॉशिंगटन के अंडर में. तो फाइनली उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट फाइट किया था और वॉन हुए थे. एंड दिस इवेंट इज नोन एज द अमेरिकन वॉर. उस इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो फाइनली उनको इंग्लैंड से क्या मिल गया था, इंडिपेंडेंट. अ न्यू नेशन इज नोन एज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दैट विद द फेडरल गवर्नमेंट. तो उन्होंने एक नया स्टेट बनाया था, नया स्टेट डेवलप हुआ था, क्या हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम आज यूएसए बोलते हैं. उन्होंने अपना गवर्नमेंट हुआ, रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी वाज बोर्न. फिर उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स और रेगुलेशंस बनाया था और एक डेमोक्रेटिक कंट्री का बॉर्न किया था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री या एक डेमोक्रेटिक प्लेस का बॉर्न किया था. ठीक है. तो उसके बाद यहाँ पे आपका आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशंस. क्या आता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस. ठीक है. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस पढ़ने से पहले हम, हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशंस करेंगे. सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन अपना स्टार्ट करेंगे. अभी के लिए, फिलहाल के लिए इतने सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से एक बार रिवाइज करना है, क्लियर करना है और उसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मार्क करके आपको लिखना है. आई होप आपको ये चैप्टर्स का ये इतना पॉइंट्स आपको, इतना टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया होगा.